नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम आज भारतीय संविधान को लेकर क्लास आरंभ कर रहे हैं और भारतीय संविधान का निर्माण। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण जो टॉपिक है इसमें हमें कहाँ से और क्या क्या चीज़ें पढ़ना जरूरी होता है। टॉपिक जो है वो इस प्रकार से है। भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, अब संविधान निर्माण की बात करें तो संविधान निर्माण जहां पर भी टॉपिक है, आप समझिए कि हमें जो चीज़ पढ़ने की आवश्यकता है वो है संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा वही जो एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा ही संविधान को बनाया गया और संविधान का क्रियान्वयन किया गया। तो इस प्रकार से जहाँ भी मैंने कहा संविधान निर्माण की बात टॉपिक है, वहाँ हमें सबसे ज़्यादा जोर किस पे देना होगा? संविधान सभा पे। कि भारतीय संविधान का निर्माण जो है इसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस टॉपिक की अगर बात करें तो इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संविधान को निर्माण करने की जो बात थी, मैंने कहा कि सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान निर्माण को लेकर उसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरी बात, हम पढ़ेंगे संविधान सभा। और संविधान सभा के अंदर अगर बात करें तो हमें एक तो पढ़ना होगा इसमें कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का निर्माण कैसे होता है, और दूसरी बात तो है कि इसके अंदर आ जाएगा इसका संविधान का क्रियान्वयन। क्या हो जाएगा? क्रियान्वयन। ठीक है, संविधान या फिर एक बार इसको क्रियान्वयन से पहले एक बार और अगर देखें, देखिए संविधान निर्माण, दूसरी बात संविधान सभा में मैंने कहा संविधान का निर्माण है, संविधान की कार्यप्रणाली, कार्यप्रणाली को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, और तीसरी बात हो जाएगी तीसरा क्या हो जाएगा इसमें? क्रियान्वयन, जो संविधान बना। तो सबसे पहले संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम जानेंगे। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में क्या पढ़ना पड़ेगा कि भारतीयों द्वारा संविधान की कब मांग की गई, भारतीयों द्वारा मांग, और उसके प्रत्युत्तर में ब्रिटिश सरकार द्वारा विभिन्न जो प्रस्ताव लाए गए, ये दोनों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे। निर्माण के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन से प्रस्ताव के माध्यम से इसका निर्माण किया गया, और इसी के अंदर हम गठन को पढ़ेंगे कि किस प्रकार संविधान सभा जो है उसका निर्माण किया गया। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी इसी में पढ़ेंगे, संख्या और सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से हुआ, ये सारा इसमें आ जाएगा। कार्य प्रणाली में सभी अधिवेशन आ जाएंगे कि कौन से अधिवेशन में किस किस प्रकार का कार्य किया गया।
क्रियान्वयन में हम पढ़ेंगे कि संविधान जो है उसके कितने वाचन हुए, और फिर कौन कौन सी तारीख को संविधान जो है वो लागू होता है, और कितने आर्टिकल कब लागू होते हैं, कौन से भाग जो है उसका क्रियान्वयन कब कब होता है, ये सारा क्रियान्वयन में आ जाएगा। तो संविधान के गठन निर्माण में ही यहाँ पे हम सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे, अधिवेशन यहाँ पे हो जाएंगे, निर्माण में समितियां भी हो जाएगी, क्रियान्वयन में सारा लागू होने की तिथि जो है कब संविधान किस प्रकार से लागू होता है ये क्रियान्वयन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि ये संविधान के निर्माण की सारी बात हो गई। लास्ट में हम बात करेंगे कि यहाँ पे हम पढ़ लेंगे एक बार कि जो संविधान सभा थी उसकी आलोचना किस प्रकार से हुई। तो संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा की आलोचना, ठीक है। इसके बाद विशेषताओं की बात करेंगे कि जो संविधान निर्माण हुआ, लागू हुआ, उसकी वर्तमान में संविधान जो हमारा चल रहा है उसकी क्या विशेषताएं हैं। हालांकि विशेषता का टॉपिक अलग है, तो विशेषता इसके बाद में विशेषताओं की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम इस टॉपिक को पूरे को पढ़ेंगे। और अब हम बात करते हैं कि संविधान जो मैंने कहा ऐतिहासिक इसकी क्या पृष्ठभूमि है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि भारतीयों द्वारा संविधान सभा की कब मांग की गई। क्या जब यहाँ ब्रिटिश उपनिवेश भारत बना, जब ब्रिटिश शासन आरंभ हुआ, तब से क्या हमने बात शुरू की थी कि हमारा संविधान बने, हम भारतीय स्वयं देश को चलाएंगे। ऐसी उस समय अवेयरनेस, ऐसी जागरूकता हमारे अंदर नहीं थी। ब्रिटिश आने के कम से कम 50 वर्ष बाद हम ये सोचने लगे, और आप समझिए कि कम से कम 70-80 साल बाद हमें ये पता लगा कि हम शासन स्वयं कर सकते, क्योंकि उस समय तक भारत जो है वो एक प्रकार से राजतंत्र था। यहाँ पे मुगलों का शासन था, तो हम नहीं समझते थे कि इस प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, इस प्रकार का लोकतंत्र जो है यहाँ संचालित किया जाता है। अब दुनिया के दूसरे देशों में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, वहां संविधान लिखे गए, तब हमें पता चला कि ऐसा हम भी कर सकते हैं और इस प्रकार की शासन व्यवस्था का संचालन हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान का निर्माण। मैंने कहा कि संविधान निर्माण में हमें विशेष जो चीज पढ़नी होती है वो होती है संविधान सभा। तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ये आपके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं संविधान निर्माण में हमें सबसे ज्यादा जोर किस पे देना होता है, संविधान सभा पे। संविधान सभा, ये संविधान सभा ही है, इसके अंदर बस उसी को लेकर ही सारी बात जो है की जाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं संविधान सभा की संविधान निर्माण की क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो आप लोग इसी के अंदर सब टाइटल लगा दे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस प्रकार से लिखते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और मैंने कहा कि सबसे पहले हमें अगर संविधान के बारे में अगर भारत का इतिहास देखें, तो हम एक, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि स्वराज्य विधेयक था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में लाया गया था, जिसमें अब सबसे पहली बार मैंने कहा कि भारतीय संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन हमें देखने को मिलता है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, हालांकि कोई डिमांड नहीं की गई थी, उन्होंने एक स्वराज्य विधेयक पेश किया था, और उस विधेयक के अंदर हमें इस प्रकार की बात का उल्लेख मिलता है कि एक संविधान सभा हो जो संविधान, हाँ आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सबसे पहले हमें भारतीय संविधान सभा या संविधान सभा का दर्शन कहाँ मिलता है, हमें कहाँ पर इस बात का उल्लेख मिलता है, तो मैंने कहा कि हमने संविधान सभा की मांग कब आरंभ की है। तो इसमें पहली बात आप इसको इस प्रकार से लिखें, आप लिखें कि भारत में
बाल गंगाधर तिलक के $1895 के स्वराज्य विधेयक संविधान सभा के दर्शन मिलते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ पे दर्शन मिलते हैं? बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य विधेयक था, जिसके अंदर हाँ, लेकिन अगर मैंने कहा कि आधिकारिक तौर पर अगर बात करें तो सबसे पहले जो व्यक्ति था वो एम.एन. राय था। और गांधी जी का अगर हम देखें तो 1952 में गांधी जी ने हरिजन जो पत्रिका है उसके अंदर इस बात का उल्लेख किया था कि भारतीयों का संविधान जो है, भारतीयों का संविधान को गांधी जी ने कहा कि भारत का भविष्य जो है, मतलब भारत का भविष्य जो है वो भारतीयों की इच्छानुसार होगा और भारतीय स्वयं तय करेंगे। तो इसका मतलब भारत का भविष्य उन्होंने किसको माना? संविधान सभा को माना, संविधान को माना। और संविधान उसका निर्माण किसके अनुसार होगा? भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। इसका मतलब भारतीय जो चाहेंगे उसी प्रकार से किया जाएगा। तो इसके बाद में अगर हम बात करें तो 1952 में महात्मा गांधी द्वारा यह कहा गया कि भारतीयों का भविष्य भारतीय स्वयं तय करेंगे। इसका मतलब भारत का संविधान जो है वो किसके द्वारा लिखा जाएगा? भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा। ये 1952 में हरिजन पत्रिका के अंदर गांधी जी ने ये बात कही। कहने का मतलब है भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार लिखा जाएगा। मैंने कहा कि ये बात पहली बार हरिजन पत्रिका के अंदर गांधी जी ने इस बात का उल्लेख किया। कई बार आपसे क्या है कि सीधा पूछा जाता है, क्योंकि गांधी जी आपके सिलेबस में एक विषय में नहीं, कम से कम 2-3 विषयों से जुड़े हुए होते हैं। कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था कि भारतीयों का भविष्य भारतीय स्वयं तय करेंगे, या भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनेगा। ये बात किसने कही? हाँ। इसके बाद में अगर हम बात करें कि 1928 में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसको मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। और ये नेहरू जो रिपोर्ट थी, इसमें एक बात आपने पढ़ी होगी कि इसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की थी जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने स्पष्ट तौर पर संविधान सभा की मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी थी। तो इसके बाद देखिए 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में संविधान सभा की मांग की गई। ठीक है, ये 1928 तक हम पहुंच गए। 1928 में हाँ, नेहरू जी मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके अंदर इसी रिपोर्ट के अंदर ध्यान में रखना, मूल अधिकारों में भी पढ़ेंगे कि मूल अधिकारों के बारे में भी ये नेहरू रिपोर्ट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। इसमें मूल अधिकारों के भी थे दर्शन। तो नेहरू रिपोर्ट मैंने कहा कि बहुत विस्तृत रिपोर्ट थी, विभिन्न प्रकार के मांगे ब्रिटिश सरकार से इसके माध्यम से की गई थी। लेकिन मैंने कहा कि इसके बाद में 1934 में एम.एन. राय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के
उस समय वामपंथी नेता थे, सॉरी, तो वामपंथी नेता थे एम.एन. राय, उन्होंने स्पष्ट तौर पर मांग की, और इसी को कहते हैं कि पहली बार व्यक्तिगत तौर पर आधिकारिक मांग करने वाले व्यक्ति एम.एन. रॉय को माना जाता है। मैंने कहा कि वामपंथी एक नेता थे, 1934 में इन्होंने मांग की। तो इसके बाद में अगर हम बात करें, ठीक है, 1900 सॉरी, ठीक है, अगर 1934 में एम.एन. राय द्वारा पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई। देखिए, आधिकारिक तौर पर पहले इसलिए माना जाता है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका के अंदर लिखा था कि भारतीयों को इस प्रकार से दी जाए, लेकिन ब्रिटिश सरकार के समक्ष मैंने कहा कि पहली बार एम.एन. रॉय ने बात की थी। अब एक तो पत्रिका में अगर कोई व्यक्ति लिख दे तो पत्रिका में तो कोई व्यक्ति लिख सकता है, लेकिन मैंने कहा कि आधिकारिक तौर पर एक दूसरी बात होती है मांग करना, और आधिकारिक तौर पर मांग करने की बात करें तो सबसे पहले 1934 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष पहली बार एम.एन. रॉय व्यक्ति थे जिन्होंने बात की, और व्यक्तिगत तौर पर। और अगर हम बात करें कि पहला राजनीतिक दल कौन सा था जिसने आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की, तो देखिए कि इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और विद्यार्थी इसमें कांग्रेस पार्टी का कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उस समय सबसे बड़ी पार्टी और सबसे प्रमुख पार्टी, आंदोलन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी। तो लेकिन ध्यान में रखें, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग करने वाला राजनीतिक दल नहीं था। तो 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी थी? हाँ, 1934 में कांग्रेस, ये कांग्रेस पार्टी से अलग समाजवादी एक अलग थी पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी द्वारा आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। तो इस प्रकार से पहली पार्टी कौन सी हो गई? हाँ, 1934 में इन्होंने भी मांग की। तो इस प्रकार से इसको आप स्वराज्य पार्टी कर दें, क्योंकि कांग्रेस समाजवादी पार्टी से पहले स्वराज्य पार्टी द्वारा ये मांग की गई थी। तो 1934 में सबसे पहले मैंने कहा कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसके बाद में दूसरी पार्टी थी, पहली पार्टी जो थी वो स्वराज्य पार्टी थी। तो स्वराज्य पार्टी द्वारा 1934 में पहली बार ये मांग की गई थी कि हाँ, तो आधिकारिक तौर पर व्यक्ति एम.एन. राय हो जाएंगे, और आधिकारिक तौर पर पहली बार संविधान सभा की मांग करने वाली राजनीतिक दल मैंने कहा स्वराज्य पार्टी हो जाएगी। अगर कांग्रेस की हम बात करें, हाँ, ये स्वराज्य पार्टी का रांची में, हालांकि काफ़ी जगह कांग्रेस समाजवादी पार्टी पहली बताई गई है, लेकिन मैंने कहा कि इन्होंने रांची के अंदर अधिवेशन हुआ था बिहार में, जिसमें वहाँ पे इन्होंने इस बात को स्वीकार करके और ब्रिटिश सरकार से मांग की थी, तो पहली स्वराज्य पार्टी हो जाती है। कांग्रेस द्वारा भी, इसके बाद में कांग्रेस द्वारा भी मई 1934 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें
पटना अधिवेशन में कांग्रेस ने भी इस बात को स्वीकार किया। तो अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के पार्टी के पटना अधिवेशन में, ये 1 वर्ष की ही बात है, ये भी 1934 की बात है, और ये कांग्रेस द्वारा भी मई 1934 में पहली बार पटना अधिवेशन स्वीकार किया गया। तो पहली बार की हम बात करें तो मई 1934 में। हाँ, इसके बाद में 1936 में कांग्रेस का एक फैजपुर में अधिवेशन हुआ, और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये बात कही गई कि भारतीय संविधान सभा जो है वो बालिक मताधिकार के आधार पर गठित होगी। हाँ, तो ये भी अधिवेशन संविधान सभा को लेकर एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, 1936 का अधिवेशन। 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा बालिक मताधिकार के आधार पर, मतलब वैश्विक मताधिकार इसी को माना जाता है, बालिक मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की बात की गई। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार बालिक मताधिकार पर संविधान सभा के गठन की बात कब की गई? तो मैंने कहा 1936 के 37 का जो हमारा अधिवेशन हुआ फैजपुर में, इसमें इस प्रकार की बात की गई। ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि बालिक मताधिकार पर संविधान सभा की गठन की बात भी किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद में 1945 की सप्रू समिति थी, जिसने, मैंने कहा जो महत्वपूर्ण समिति है सप्रू समिति 1945 की, संविधान सभा के संबंध में ये भी महत्वपूर्ण एक समिति है, संविधान सभा को लेकर बात की। यही समिति है जिसने मूल अधिकारों को भी 2 भागों में बांटा था। एक मूल अधिकार वो है जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, एक मूल अधिकार वो है जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो एक मूल अधिकार बन गए, दूसरे क्या बन गए? मैंने कहा कि दूसरे जो है जिसको नीति निर्देशक तत्व माना गया। तो ये सप्रू समिति हम वहां पे भी पढ़ेंगे, मूल अधिकारों में भी मैंने कहा बात करेंगे 1945 की सप्रू समिति के बारे में। तो ये ऐतिहासिक हमारी पृष्ठभूमि रही, हमारी मांगे इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार से रही कि भारत को एक संविधान सभा का गठन करके भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात जो है उसको लेकर ये बातें की गई। तो इस प्रकार से अब ब्रिटिश सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में, ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार कब इस बात को स्वीकार किया गया कि बिल्कुल भारतीयों को एक संविधान सभा के निर्माण की अनुमति दी जाती है और संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा कि। तो इस प्रकार से ये सारा चीज़ें हो गई। इसमें आप एक चीज़ और देख लें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मैंने कहा ये यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब 1934 में इस बात को ऐसे समझे कि स्वराज्य पार्टी पहली हो गई और कांग्रेस द्वारा इस बात को पहली बार स्वीकार कब किया गया? अब स्वीकार करने की बात अगर आपसे पूछी जाए तो आप देख लें कि 1934 से, ठीक है। और 1936 के अधिवेशन की अगर बात करें तो बालिक अधिकार पर किसने बात की? जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन ये स्वीकार करने के बाद में 1935 में पहली बार कांग्रेस ने डिमांड की थी ब्रिटिश सरकार से। तो ये भी एक लिख दे फैक्ट अच्छा है
कि 1935 में पहली बार कांग्रेस द्वारा मांग की गई। अब कांग्रेस द्वारा पहली बार मांग कब की गई, ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। स्वीकार कब किया गया, 1934 में। और इसके बाद में अगर सवाल पूछा जाएगा फैजपुर अधिवेशन का, तो ये 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन था। सप्रू समिति का पूछा जाए तो 1945 की हो जाएगी। तो हमारी द्वारा, भारतीय द्वारा ये मांगी की गई। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग स्वीकार करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग स्वीकार कब की गई। अब ब्रिटिश सरकार द्वारा मांग स्वीकार करने की बात करें तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में कि 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आता है। और यह अगस्त प्रस्ताव देखिए 1940 में किस स्थितियों में आया था। 1939 में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से मैंने कहा त्याग पत्र दे दिए गए, राज्यों में जितनी सरकारें बनी थी वहां पे भी। तो उस समय क्या हुआ, संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया कि प्रांतों की सरकारें किस प्रकार से संचालित की जाए। तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि देखिए, ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि जब भी हमारी डिमांड होती थी किसी चीज को लेकर, तो हमें कोई न कोई एक ऐसी चीज पकड़ा देते थे, कोई प्रस्ताव दे देते थे कि अब जल्द ही हम ये करने वाले, ताकि लोगों का थोड़ा गुस्सा जो है वो शांत हो जाए। उस समय जो नेतृत्व करता थे वो थोड़ी देर और शांत हो जाए। तो 1900 मैंने कहा कि 40 में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ। तो उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो। तो लिन लिथगो के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा। अगस्त 1940 में भारत आया, तो इसलिए इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और इसमें इन्होंने कहा, पहली बार ये बात कही कि एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाए, क्योंकि उस समय विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। 1939 में शुरू हो जाता है विश्व युद्ध। तो पहली बात तो कई युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। दूसरी बात, इसी के माध्यम से कहा गया कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है उसमें अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। तीसरी बात इन्होंने महत्वपूर्ण कही कि भारत का संविधान जो है वो बनाना भारतीयों का अपना अधिकार है, और युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा उसके बाद में संविधान सभा और औपनिवेशिक स्वराज्य जो है वो स्थापित कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें इस प्रकार से बात लिखें। मैंने कहा कि पहली बात जो हमें देखना है वो है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, इसमें इस प्रकार से लिखें कि पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की बात को वो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा अगस्त 1940 में तात्कालिक वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो के माध्यम से प्रस्ताव भेजा गया। ठीक है।
अब इसको भेजने का कारण क्या था? तो कारण था कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के कारण उत्पन्न संवैधानिक संकट। तो ये इसका मुख्य जो कारण था और इस वजह से अगस्त प्रस्ताव आया और अगस्त प्रस्ताव में इस बात को इन्होंने स्वीकार किया। अब इस अगस्त प्रस्ताव को सभी दलों के द्वारा ही अस्वीकार किया गया। अब मुस्लिम लीग का उस समय मुख्य उद्देश्य था भारत का विभाजन, तो भारत विभाजन की बात इसमें कहीं स्वीकार नहीं की गई। तो मुस्लिम लीग ने इसी कारण से क्या किया, इसका विरोध किया। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस मैंने कहा कि चाहती थी कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिले, और इसमें हमने देखा कि अगस्त प्रस्ताव में पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं है। इन्होंने कहा कि युद्ध के समाप्ति पश्चात औपनिवेशिक स्वराज्य को स्थापित करने की बात की गई थी। इसने किसकी बात की थी? स्वराज्य स्थापित किया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज्य। और मैंने कहा कांग्रेस क्या बात कर रही थी? कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रही थी, तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। तो इस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया गया। और इसके बाद में इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हो जाते हैं, और प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बनते हैं और दूसरे सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव को हमने ठुकरा दिया, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में इस बात को स्वीकार तो किया गया था। अब सवाल पूछा जाए कि पहली बार इस बात को कब स्वीकार किया, तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से इन्होंने स्वीकार कर दिया। हालांकि संविधान ऐसा नहीं था कि अब संविधान के निर्माण किया जाए, तो संविधान निर्माण की यहाँ पर कोई बात थी नहीं। इन्होंने कहा कि युद्ध समाप्ति के पश्चात ऐसा किया जाएगा। तो इसको अस्वीकार करने के कारण, और वैश्विक संकट था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो ऐसी स्थिति में 1942 में फिर प्रस्ताव इन्होंने भेजा, जिसका नाम था क्रिप्स मिशन। ठीक है ना, क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन ने क्या बात कही, देखिए। क्रिप्स मिशन एक सदस्य ही था, इसमें सदस्यों की संख्या एक ही थी। उस समय क्रिप्स जो है युद्ध मंत्री थे। क्या थे? युद्ध मंत्री क्रिप्स थे, स्टीफर्ड क्रिप्स। 30 मार्च 1942 को ये यहां पहुंचता है। और इसके अध्यक्ष थे स्टीफर्ड क्रिप्स, इसी के नाम से ही इसको आयोग को जाना जाता है। और स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे उस समय युद्ध मंत्री थे। क्या थे? युद्ध मंत्री। इस प्रस्ताव के माध्यम से ये बात कही गई कि युद्धोपरांत, युद्ध जैसे ही समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में हम भारत के लिए क्या करेंगे, एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। नए संविधान बनाने के लिए, भारत का नया संविधान जो बनाया जाएगा उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और इसमें एक बात ऐसे भी रखी गई कि प्रांत जो है उसको अलग रहने की स्वतंत्रता दी जा सकती है। तो इसमें आप देखिए, इस प्रस्ताव द्वारा युद्धोपरांत भारत के संविधान हेतु नई संविधान सभा का गठन किया जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर हमने देखा था कि संविधान सभा की बात को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार तो किया गया था,
लेकिन अगर गठन की बात की जाए, स्पष्ट तौर पर गठन किया जाएगा, ये बात हमें क्रिप्स में मिलती है। इसमें हमें स्पष्ट ऐसा नहीं था कि हम इस प्रकार का गठन किया जाएगा, ऐसा मैंने कहा नहीं था, बात को स्वीकार कर दिया था। लेकिन ये तो इन्होंने तो ऐसे कह दिया था कि युद्ध के उपरांत हम संविधान सभा का गठन कर देंगे। तो कर देने की बात जो है वो क्रिप्स प्रस्ताव में हुई है। तो अगर पूछा जाए कि स्पष्ट तौर पर इस बात को कब स्वीकार किया गया, तो स्पष्ट तौर पर यहां पे स्वीकार किया है। अगर इस बात पर जोर देकर पूछे तो आप समझिए कि वो क्रिप्स की मिशन की बात कर रहा है। अगर स्वीकार करने की बात करते हैं तो ये हो जाएगा, लेकिन गठन करने की बात अगर मैंने कहा की जाए तो क्रिप्स मिशन में पहली बार गठन करने की बात की गई थी, पहली बात। दूसरी बात की प्रांत को अलग रहने की स्वतंत्रता होगी। इसमें कहा गया कि प्रांत जो है, प्रांतों को कोई भी प्रांत चाहे, प्रांतों को अलग रहने की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, ये हो गई एक बात। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो अब मैंने कहा कि युद्ध बस समाप्त होने वाला था। तो ऐसी स्थिति में मुस्लिम लीग अपने तो इसीलिए इसको मुस्लिम लीग भारत संघ की बात नहीं कर रही थी, वो अलग मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की बात कर रही थी। तो मुस्लिम लीग ने इसका सांप्रदायिक विभाजन नहीं करने के कारण विरोध किया कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन चाहती थी। लेकिन कांग्रेस ने भी इसको स्वीकार नहीं किया। स्वीकार इसलिए नहीं किया, कांग्रेस ने पहली बात तो कही कि ये बात अगर आप संविधान सभा के गठन की बात कर रहे हैं तो अभी कर दें, युद्धोपरांत नहीं करें। और दूसरी बात ये है कि मैंने कहा कि प्रांत को अलग रहने की बात जो यहाँ पे की गई थी, ये इस बात का भी इन्होंने विरोध किया कि प्रांत का अलग रहने का मतलब है, देखिए सांप्रदायिक विभाजन ये बात नहीं थी, प्रांतों को अलग रहने का अधिकार है, जो प्रांत बड़े थे वो रह सकते हैं। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि प्रांतों को अलग करके विभाजन हो, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्योंकि कांग्रेस मैंने कहा कि दो बातों पे इसका विरोध कर रही थी। एक तो पहली बात की विभाजन या भारत के टुकड़े नहीं किए जाए, और दूसरी बात युद्धोपरांत वाली बात को आप छोड़ दें, करना है तो अभी कर दो। और मुस्लिम लीग की अगर बात करें तो मुस्लिम लीग मैंने कहा कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन चाहती थी, जो इस बात को स्वीकार इन्होंने नहीं किया। सांप्रदायिक विभाजन का मतलब था कि मुस्लिम जो बहुल इलाके हैं उनको मिलाकर एक पाकिस्तान का गठन किया जाए, और दूसरा जो इलाका है वो हिंदुस्तान या उसको भारत कह सकते हैं। तो सांप्रदायिक विभाजन इसमें भी नहीं किया गया। लेकिन मैंने कहा कि इस बात ये क्रिप्स मिशन कुल मिलाकर असफल रहा, इसको स्वीकार नहीं किया। अब गांधी जी ने इसको क्या कहा है, देखिए गांधी जी ने कहा है कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक के समान है, एक ऐसी बैंक का चेक है जो स्वयं दिवालिया हो गई है। कोई बैंक आपको चेक दे 1 महीने बाद का और स्वयं दिवालिया हो जाए तो चेक का क्या करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक है, ऐसी दिवालिया बैंक का चेक इन्होंने कहा, जिसको गांधी जी ने क्या कहा देखिए इसमें, उत्तर दिनांकित दिवालिया बैंक का चेक का, क्योंकि कि कब युद्ध समाप्त होगा। और पोस्ट डेटेड इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो इसमें आएगा पोस्ट डेटेड चेक। अब मैंने कहा कब ऐसी स्थिति आए, युद्ध समाप्त हो, शांति काल हो, फिर भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो कुल मिलाकर इस प्रस्ताव को भी हमने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद तीसरा प्रस्ताव आता है कैबिनेट मिशन योजना, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसने जो बात कही थी और मैंने कहा कि इसी के अनुसार ही काम हुआ। हमारी संविधान सभा का गठन जो होता है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही होता है। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना अपने आप में बहुत सबसे महत्वपूर्ण योजना अगर कोई संविधान के निर्माण में है तो कैबिनेट मिशन योजना है। तो हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट
मिशन योजना, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन योजना मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कौन सी है? हाँ, संविधान निर्माण इसके अनुसार हुआ है, तो संविधान के परिप्रेक्ष्य में हमें सबसे अच्छे तरीके से इसी को पढ़ना चाहिए। देखिए, परिस्थितियां उस समय चेंज हो गई। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो है उसके क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। अब लेबर पार्टी का मतलब ये है कि लेबर पार्टी के बनने से क्या हो गया कि लेबर पार्टी जो मजदूरों के हितों पर ध्यान देती थी, वो उपनिवेश बनाए रखना किसी को उस पर बल नहीं देती थी। तो परिस्थितियां हमारे कुछ अनुकूल बनी। 1945 में क्या हुआ? 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी तथा क्लीमेंट एटली को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्लीमेंट एटली को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसी सरकार के द्वारा कैबिनेट मिशन योजना को भारत में भेजा गया, जो मार्च 1946 में यहाँ पर आई। मार्च 1946 में भारत पहुंची। अब इसकी अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे पैथिक लॉरेंस, भारत सचिव। तो इसमें सदस्य कौन कौन थे? देखिए, पहली बात की इसके अध्यक्ष की बात करें तो पैथिक लॉरेंस, उस समय भारत सचिव थे। और सदस्यों की इसमें बात करें तो इसमें दो और सदस्य थे। एक तो स्टेफर्ड किप्स थे, जो पहले क्रिप्स प्रस्ताव ऑलरेडी लेकर आए थे, और दूसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तो इसमें दो सदस्य देखिए, स्टेफर्ड क्रिप्स और दूसरे मैंने कहा एबी अलेक्जेंडर। अब कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है कि स्टेफर्ड किप्स जो आए थे वो किससे संबंधित थे, वहां पर किस विभाग से संबंधित थे? तो ध्यान में रखिए, ये व्यापार बोर्ड से संबंधित थे, व्यापार बोर्ड। और एबी अलेक्जेंडर जो है वो नौसेना के अध्यक्ष थे। ध्यान में रखना, नौसेना। इस प्रकार से एक 3 सदस्यीय मैंने कहा कि आयोग यहां आता है, जिसके पैथिक लॉरेंस भारत सचिव अध्यक्ष होते हैं, स्टेफर्ड किप्स और एबी अलेक्जेंडर 2 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यीय आयोग यहां पहुंचता है और ये अपनी बात यहां पे रखता है। अब इसको कैबिनेट मिशन क्यों कहा गया? तो ध्यान में रखें क्योंकि इसमें तीनों सदस्य जो शामिल थे, तीनों ही सदस्य कौन थे? वहां की ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट का हिस्सा था, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन योजना कहा गया। ठीक है ना, ये भी अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें लिख लेते हैं कि तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। ठीक है,
ये बात ध्यान में रखें कि तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट का हिस्सा थे, इसलिए इसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया। अब 16 मई 1946 को मिशन ने तत्काल अंतरिम सरकार के लिए और संविधान निर्माण हेतु एक योजना प्रस्तुत की। तो दूसरी इसमें देखिए 16 मई 1946 की तिथि याद रखें। सोलह मई 1946 को मिशन द्वारा अंतरिम सरकार का भी इसके अनुसार गठन किया गया तथा संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की बात रखी गई। अब इस मिशन ने ये बात रखी कि इस प्रकार से अंतरिम सरकार बनाई जाए, इस प्रकार से संविधान निर्माण की बात की जाए, इस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया जाए और इसके अलग अलग प्रावधान थे और मैंने कहा इसी के अनुसार ही अंतरिम सरकार का गठन हुआ और इसी के अनुसार ही संविधान सभा का निर्माण हुआ। तो हम बात करते हैं कि इसके मुख्य क्या क्या प्रावधान थे जो हमें पढ़ने जरूरी हैं। तो पहली बात इसने ये कहा कि भारत का एक संघ होगा जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे तथा देसी रियासतें शामिल होंगी। उस समय की जो भी सारी देसी रियासतें थी, उस समय आप मानिए कि 565 देसी रियासतें थी लगभग। तो सभी देसी रियासतों को और ब्रिटिश 11 प्रांतों को मिलाकर एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। तो इसके प्रावधानों की अगर बात करें, इसके प्रावधान क्या थे देखिए। इसके प्रावधान, और पहली बात मैंने कहा एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत व देसी रियासतें होगी। ब्रिटिश प्रांतों और देसी रियासतों से मिलकर एक भारत संघ के निर्माण की बात जो है वो इसके अंदर की गई। दूसरी बात इसमें यह कहा गया कि संघीय विषय जो है उसके अलावा सभी विषय प्रांतों में शामिल किए जाएंगे। तो दूसरी बात, संघीय विषयों के अलावा सभी विषय प्रांतों में। ठीक है, संघीय विषयों के अलावा जितने विषय हैं वो सब किसमें शामिल हो? प्रांतों के अंदर। हाँ, तीसरी बात इसमें यह कहा गया कि भारत की एकता को बनाए रखने के लिए और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए मुस्लिम लीग की जो मांग थी पाकिस्तान की मांग को, उसको बिल्कुल भी ठुकरा दिया, उसको मना कर दिया। तो तीसरी बात, भारत की एकता व अखंडता को बनाए रखा जाएगा। लेकिन रखा नहीं गया लंबे समय तक। इसने तो कहा था भाई कि रखेंगे, लेकिन माउंटबेटन योजना जो आई उसने इस बात को खंडन करके और भारत का विभाजन दो सांप्रदायिक आधार पर दो राष्ट्रों में कर दिया गया। तो मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन ने कभी नहीं कहा कि सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करने की बात कभी नहीं कही।
इसके बाद इसने कहा कि संविधान सभा जो होगी उसमें 399 सदस्यों की एक संविधान सभा का गठन करने की इन्होंने बात कही। तो नेक्स्ट जो चौथी बात है, पहले तो इस प्रकार से लिखिए कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि दस लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, संविधान सभा का जो सदस्य होगा वो। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो अभी संविधान सभा की इसने संख्या भी निर्धारित की, ऐसा नहीं है कि संख्या की बात नहीं की। मैंने कहा कि 10 लाख की जनसंख्या पर इसने कहा कि एक संविधान सभा में एक सदस्य होंगे और इस प्रकार कुल सदस्यों की संख्या, इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या इस प्रकार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 तय की गई। अब एक बात यहाँ पे है कि ये सदस्य संख्या इन्होंने कितनी तय की, 389। तो ये 389 सदस्य संख्या क्यों तय की गई? इसको 390 करते, 400 कर देते तो एक तो हमारे लिए थोड़ी समस्या कम हो जाती, याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। 400 होती तो 400 इजीली हमें भी याद हो जाते। लेकिन मैंने कहा कि इसी का उत्तर मैंने इससे एक लाइन पहले ही दे दिया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि तय किया गया और उस समय भारत की जो जनसंख्या थी वो 39 पॉइंट कुछ थी, तो 39 करोड़ के आसपास थी। तो 39 करोड़ के आसपास थी मतलब 38.90 होगी मेरे हिसाब से। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि 10 लाख पर एक करेंगे तो 39 लाख 38 पॉइंट मतलब 39 लाख से थोड़ी कम थी, तो इसलिए सदस्यों की संख्या कितनी बैठी, 389। तो इन्होंने कहा कि 389 सदस्य संख्या होगी। और ये बात सच है कि प्रांतों व प्रमुख समुदाय जो है उनके मध्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का विभाजन किया गया। तो सीट विभाजित जो की गई वो जनसंख्या के अनुपात से की गई थी। तो इस प्रकार से 389 सदस्य जो थे इसमें 3 समुदायों में सीटों का विभाजन किया गया। ध्यान में रखिए 3 समुदायों को मान्यता दी गई थी। बहुत अच्छा सवाल है। पहली बात की मुस्लिम समुदाय को मान्यता दी इसने, ठीक है, मुस्लिम समुदाय मान्यता का मतलब इनके लिए सीटें रिजर्व की गई। दूसरा सिख और तीसरा मुस्लिम हो गए, सिख हो गए। तीसरा ध्यान में रखना, कई बार सवाल पूछा जाता है सामान्य समुदाय, इसके अंदर सब शामिल थे, ना कि हिंदू समुदाय है। कई बार ऑप्शन में हिंदू दे दिया जाता है, हम सोचते हैं कि मुस्लिम होंगे, सिख होंगे, फिर हिंदू होंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना जनरल है, सामान्य समुदाय जिसके अंदर बाकी सब लोग शामिल, अन्य समुदाय सारे आ सकते हैं। तो इन सीटों को मैंने कहा कि इस प्रकार से 3 समुदाय जो है उसको मान्यता प्राप्त समुदाय कहते हैं और तीनों में विभाजन किया गया सीटों का। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर कि अब ब्रिटिश सीटों का भी विभाजन अलग अलग कर दिया। इसमें 390 मैंने कहा कि ये संख्या जो है इसमें क्या कर दिया गया कि सीटें इस प्रकार से विभाजित कर दी गई, इनको भी अलग अलग विभाजन किया गया। इसमें एक तो ये कहा गया कि ब्रिटिश उस समय देखिए एक तो देशी रियासतें थी जहां पर स्वयं वहां के राजा के द्वारा शासन किया जा रहा था। जो वहां का वंशानुगत रूप से प्रधान होता था वो देशी रियासत कहलाते थे। एक ब्रिटिश प्रांत थे जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे। और तीसरा मैंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जो अभी होते हैं उसको चीफ कमिश्नर कहते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटिश प्रांत की अगर बात करें तो ब्रिटिश प्रांतों में सीटें कितनी दी गई, 292, याद रखना। और अगर बात करें कि दूसरा देशी रियासतों को सीटों का विभाजन किस पर कितनी की गई, तो देशी रियासत को 93 सीटें, ठीक है, 292 93। और तीसरा था चीफ कमिश्नर
और चीफ कमिश्नर की बात करें तो इनको सीटों का विभाजन किया गया 4 सीट, तो 292, 93 और 4 सीटों में इस प्रकार से 389 सीटों में को विभाजित कर दिया गया। अब समुदाय के आधार पे अगर हम बात करें कि समुदाय आधारित जो है वो उसका विभाजन कैसे किया गया, देखिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि मुस्लिम समुदाय को सीटें जो दी गई वो थी 79। सिख समुदाय को 4 सीटें दी गई और सामान्य को सबसे ज्यादा, जिसके अंदर सब समुदाय शामिल थे, 213 सीट। तो इस प्रकार से सीटों का समुदाय आधारित विभाजन किया गया। इस आधार पर ब्रिटिश प्रांतों को, देशी रियासतों को और चीफ कमिश्नरों को सीटों का विभाजन किसके द्वारा किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। लेकिन अब मुख्य बात ये थी कि अब ये सीटें विभाजित तो कर दी गई, लेकिन इनका चुनाव किस प्रकार से किया जाए। तो चुनाव में मैंने कहा कि ब्रिटिश प्रांत के लिए अलग व्यवस्था की गई और ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर के लिए एक जैसी व्यवस्था और देशी रियासतों के लिए अलग सी व्यवस्था की गई। ये ब्रिटिश प्रांत वो है जहां पर विधानसभाएं उस समय विधान परिषदें कार्यरत थी, मतलब जो अभी हमारे यहाँ पे विधान मंडल होता है उसी प्रकार का विधान सभा, जो प्रांतीय विधानसभा जिसे कहते थे, उसका था मैंने कहा। तो आप देखिए कि इसका चुनाव कैसे किया जाए, इसमें यह भी बात तय कर दी इसने कहा कि अगर हम बात करें कि संविधान सभा सदस्यों का चुनाव, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हो, तो इसने सबसे पहली बात ये कही कि ब्रिटिश प्रांत जो है, ब्रिटिश प्रांतों की जो सीटें हैं, ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब यह है कि संविधान सभा के मोस्टली सदस्य किस प्रकार से चुने गए थे, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। इसका मतलब वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं करवाए गए थे। तो वैश्विक मताधिकार, कई बार सवाल पूछता है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव वैश्विक मताधिकार के आधार पर किया गया, तो इस बात को आप कतई सही नहीं माने कि वैश्विक मताधिकार जैसी कोई बात उस समय थी ही नहीं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से सदस्यों को चुना गया। अब दूसरी बात की देशी रियासतों के लिए, तो देशी रियासतों के लिए ध्यान में रखना, अगर हम चीफ कमिश्नर की बात करें तो चीफ कमिश्नर के लिए भी सेम व्यवस्था रखी गई। तो ब्रिटिश प्रांत अगर बात करें कि चीफ कमिश्नर, उस समय 4 चीफ कमिश्नर थे और चारों को एक एक सीट दी गई थी। तो चीफ कमिश्नर से आने वाले सदस्यों से आने वाले सदस्यों का चुनाव ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले सदस्यों से आने वाले या से निर्वाचित सदस्यों की तरह रखा गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें सेम हो गई। इसकी अगर बात करें, इनका भी और इनका भी चुनाव दोनों का कैसा हो गया, एक जैसा हो गया। ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नर से आने वाले सदस्यों का चुनाव एक जैसा हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ। और चुनाव में भाग किसने लिया, तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया। ये चुनाव हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है उसी के अनुसार। तो किसके अनुसार हुए ये चुनाव, बाद में जब करवाई गई, हालांकि ये चुनाव जब चुनाव होंगे तब हम इसकी बात कर लेंगे कि कब चुनाव करवाए गए, अभी तो हम सिर्फ कैबिनेट मिशन को पढ़ रहे हैं।
तो देशी रियासतों की बात आई तो देशी रियासतों से सदस्यों को किस प्रकार से चुने। तो कैबिनेट मिशन ने तो इतना कह दिया कि एक चुनाव समझौता समिति बनेगी जिसके अंदर ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत के सदस्य मिलकर एक समिति बनाएंगे, समाज समिति जिसे कहा गया, और वो समाज समिति जो तय करेगी उसी के अनुसार चुनाव होगा। तो कैबिनेट मिशन ने तो ऐसा नहीं कहा कि देशी रियासत के सदस्यों को मनोनीत किया जाए। कई बार सवाल पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन ने क्या कहा देशी रियासतों के सदस्यों के चुनाव के बारे में। तो हालांकि वो मनोनीत किए गए थे, लेकिन मैंने कहा कि कैबिनेट मिशन ने मनोनीत होने की बात नहीं कही। इसने कहा कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों से मिलकर एक समाज समिति बनेगी और समिति तय करेगी कि सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से कराया जाए। तो कैबिनेट मिशन के अनुसार क्या है, देखिए, कैबिनेट मिशन के अनुसार देशी रियासतों से आने वाले सदस्यों का चुनाव एक समाज समिति करेगी। एक समाज समिति करेगी जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत जो है के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, इसमें देशी रियासत और ब्रिटिश एक समाज समिति का गठन किया जाएगा, वो समिति तय करेगी। हालांकि ये समिति बाद में गठित भी की गई और इस समिति ने ये तय कर दिया कि ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले सदस्यों का वहां के राजा जो है देशी रियासत का, उसके द्वारा उस सदस्य का मनोनीत किया जाएगा। मैंने कहा रियासतों की संख्या 500 उस समय 65 के लगभग थी। एक समिति बटलर समिति के अनुसार तो सदस्यों की संख्या देशी रियासतों की संख्या 562 थी, लेकिन माना जाता है 565 के लगभग थी। लेकिन इन सभी को सीटों की संख्या कितनी थी हमारे पास, 93 थी। तो ये 93 सीटें जो है ये 565 ब्रिटिश जो उस समय देशी रियासत जो थी DR, इसमें विभाजित कर दी गई थी। इनको अनुपात के हिसाब से दी गई। बड़ा कोई प्रांत देशी रियासत थी तो उसको 1 सीट दे देगी, नहीं तो 4 से 5 देशी रियासत छोटी रियासतों को मिलाकर, और वहां पे कितने कर दिए, मैंने कहा 90, टोटल 3 सीट इनके पास थी। इस समाज समिति ने कहा कि देशी रियासत का जो राजा होगा वो उसको मनोनीत करेगा। तो इस प्रकार से संविधान सभा मनोनीत और निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्यों का निकाय बन गई। एक ऐसा निकाय बन गई जिसके अंदर सदस्य निर्वाचित भी थे और मनोनीत भी थे। कल हम अगली क्लास में बात करेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कब होता है और किस प्रकार से चुनाव होता है और किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है, किस समुदाय को कितनी सीटें मिलती हैं। ये सारी बातें हम कल की अगली क्लास में करेंगे। तब तक विद्यार्थियों पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।